हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग आईबी के एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। आईबी का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी के थर्ड वीक में, ठीक है। जो कि पिछले आरटीआई के द्वारा हम लोगों को पता चला था, जब फॉर्म फिलअप हुआ था उस समय ही आरटीआई किया गया था। उस समय पता चला था कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो फरवरी के थर्ड वीक में होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका 15 से 21 फरवरी के आसपास होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली आईबी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग दिया नहीं गया है। तो हम लोग प्रीवियस आरटीआई के बेस पर ही ये बात कर रहे हैं कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो कंडक्ट होने वाला है 15 से 21 फरवरी के आसपास, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर जो है आईबी के एग्जाम के लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। और जैसा कि सिलेबस में बताया गया है आईबी के सिलेबस में कि इंग्लिश के सेक्शन जो है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग हर एक मॉक में 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। मॉक 1 और मॉक 2 में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किया है, उनका डिटेल में सॉल्यूशन देखा है। आज हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए। अगर न समझ में आए या फिर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप खुद से अटेम्प्ट करिए मेरे आंसर बताने के पहले, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर हैं, ठीक है। तो ये है मॉक टेस्ट 3, हम लोग कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। डायरेक्शन है, आपको आइडम एंड फ्रेजेस यहाँ पर आपको इसका अर्थ बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विथ माइट एंड मेन, इसका मतलब क्या होता है? विथ माइट एंड मेन इसका मतलब होता है विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ और पावर। क्या होता है? विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड पावर, यानी कि किसी एक व्यक्ति के अपने स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। विथ फुल रिस्क यानी कि बहुत सारे रिस्क के साथ। विथ फुल पावर एंड स्ट्रेंथ यानी कि अपने क्षमता अपने स्ट्रेंथ के अनुसार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। हैविंग फुल कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास होना। विथ फुल ब्लेसिंग्स यानी कि अब बहुत सारे आशीर्वाद के साथ। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पैंडोरास बॉक्स। पैंडोरास बॉक्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट जनरेट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल समस्या में फंस जाना, उससे बोला जाता है, ठीक है, पैंडोरास बॉक्स। अब इसका देखते हैं ऑप्शंस। आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट यानी कि आप बहस कर रहे हैं किसी चीज के लिए और किसी के चीज के विरोध के लिए। टू एक्ट ड्यूबियसली, ड्यूबियसली मतलब होता है संदिग्ध पूर्ण, मतलब कि संदिग्ध पूर्वक आपने एक्ट किया। पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध। अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल यानी कि आपके पास जो है बहुत ज्यादा परेशानी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। प्रोलिफिक मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ, ठीक। तो ये इनका अर्थ जरूर याद रखिएगा। एसएससी, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रोलिफिक एक वर्ड आता है स्टाइल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम एंटोनिम ये पूछा जाता है, इसका एंटोनिम ये हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये वर्ड हमें इसका मतलब होता है बांझ, मतलब कि जो उपजाऊ ना हो, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन या भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड्स हमेशा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाउन एंड आउट, इसका मतलब क्या होता है? डाउन एंड आउट मतलब होता है हैविंग नो मनी जॉब और होम। हैविंग नो मनी जॉब और होम, ठीक। यानी कि ना आपके पास घर है, ना पैसा है, ना नौकरी है। ऑप्शन देखते हैं। मैड यानी कि पागल। जेलसी एंड इनवी यानी कि ईर्ष्यालु होना। जेलसी एंड इनवी इसका मतलब हो गया ईर्ष्यालु होना। फिटिलिटी यानी कि निरर्थक, व्यर्थ। और विदाउट मनी यानी कि बिना पैसे के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं डायरेक्शन, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड कंप्लाई फिल इन द ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। कंप्लाई, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है विथ, ऑफ, इन और टू। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होता है? तो कंप्लाई के साथ हम लोगों ने सीखा है जो हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन का लेसन हम लोगों ने किया है, बहुत सारे लेसन्स को हम लोगों ने यहाँ पर किया है फिक्स प्रीपोजिशन का। तो उसमें आपको बताया गया है कंप्लाई के साथ हम लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। अगर आपको याद है तो कंप्लाई के साथ विथ तो हम लोग जानते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कंप्लाई का अर्थ क्या होता है, अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं। अगर नहीं भी हैं, अगर आपको इसका अर्थ याद है, अगर आपको इसका अर्थ पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन विथ का यहाँ पर यूज हो गया, ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब
एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एमपी पब्लिकेशन के आईपी ओडब्ल्यूएस सारे अगर एक जगह आप पाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द इम्तियाज अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा आईबी के नाम से एक प्लेलिस्ट। ठीक है, आपको उसमें सारे आईपी ओडब्ल्यूएस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स पोजीशन एक जगह आपको करके दिए गए हैं। सारे लेसन्स आपके लिए यूजफुल हैं, आप देख सकते हैं। और एक जो है आईबी मॉक टेस्ट 2021 करके गया है, तो इसमें जो है आपको मॉक टेस्ट जो बताया जा रहा है आपको, इसमें आपको मिल जाएंगे एक जगह, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट लेसन्स आईबी से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप चाहे इन्हें फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 5, स्कैर्सली हैड रमेश गॉन देयर फिल इन द ब्लैंक ही मेट हिज फादर। देखिए अब यहाँ पर स्कैर्सली के साथ क्या यूज किया जाता है, देन, दैन, व्हेन या फिर फॉर। तो हम लोग ये ग्रामेटिकल रूल्स में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वहां पे हम लोग जब एरर के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमेशा हम लोग वहां पर जो है ग्रामेटिकल रूल्स को भी रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें याद हो जाए, रिवीजन उनका हो जाए। ठीक, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि स्कैर्सली के साथ हमेशा क्या यूज होता है, स्कैर्सली के साथ यूज होता है हमेशा वेन का, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैर्सली हैड रमेश गॉन देयर वेन शी वेन ही मेट हिज फादर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। स्कैर्सली के साथ याद रखिएगा वेन का यूज होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन है कि फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंसेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्संस। देखिए राहुल वाज, कोई दिक्कत नहीं, द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्संस। अब यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि बात हो रहा है टू पर्संस के बारे में, ठीक है, तो जहां पर दो लोगों के बारे में बात हो, हम लोग डिग्री के लिए कंपैरिजन डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरिजन डिग्री का यूज करते हैं। ठीक, तो दो लोगों के लिए हम लोग कंपैरिजन डिग्री का यूज करते हैं, तो रिच का जो कंपैरिजन डिग्री होगा वो होगा आपका रिचर। क्या होगा, रिचर। ये जो लिखा गया यहाँ पर द रिचेस्ट, ये दो से अधिक, यानी कि जहां पर दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो और डिग्री का यूज करना हो, तो हम लोग ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बारे में ही बात है, इसलिए हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो एरर है, द रिचेस्ट के जगह हम लोग रिचर का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। रिचेस्ट जो है, द रिचेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, आई इंसिस्टेड बट मैंने जोर दिया, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना, इसके साथ आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करें। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण और हिज फ्रेंड भारत इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। अब यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है नाइदर, इसके साथ हम हमेशा नॉर का यूज करते हैं, चूंकि यहाँ पर और का यूज है इसलिए आपका एरर हो जाएगा। ऑप्शन ए में और की जगह हम क्या यूज करेंगे, नॉर का यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नाइदर के साथ नॉर, और अगर ये वर्ड दिखे आइदर तो आप यूज करें और का। ठीक, ये नाइदर है तो आप यूज करें नॉर, आइदर है तो और। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर आगे के लिए जो है आपको नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डर्थ। डर्थ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी, अल्पता। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस यानी कि कम करना, ठीक है, जैसे वॉल्यूम है उसको आप रिड्यूस करते हैं। कॉन्ट्रास्ट यानी कि विपरीत, शॉर्टेज यानी कि कमी होना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे सी है, ग्लोरीफाई यानी कि गौरवान्वित करना। क्वेश्चन नंबर 9, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड मिस मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा। क्या होता है, एंटीपैथी मतलब घृणा। ऑप्शंस देखते हैं, क्लमसी यानी कि अनाड़ी, डिसलाइक यानी कि नापसंद, घृणा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, अनोइंग यानी कि कष्टप्रद, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अब्लेज। अब्लेज मतलब होता है अतिक्रोध कर देना। ऑप्शंस देखते हैं, कूल यानी कि ठंडा, फ्यूरियस यानी कि अतिक्रोध कर देना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रीस्टोर यानी कि पुनः बहाल करना, लौटाना, प्रोलॉन्ग यानी कि लंबा या फिर टालना भी होता है। अगर ये वर्ब के रूप में यूज हो तो प्रोलॉन्ग मतलब होता है टालना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आगे के लिए आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको अपोजिट वर्ड को बताना है जो गिवन वर्ड है। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में क्या रहा है, ऑथेंटिक मतलब होता है असली। ठीक है, अब इसका विपरीत आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, डेयरिंग यानी कि साहसी, इंटाइसिंग यानी कि मोहक, फिक्सिशियस यानी कि काल्पनिक, लेजिटिमेट यानी कि वैध। तो एक चीज आपका असली है और एक चीज जो है आपका काल्पनिक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसोटेरिक। इसोटेरिक मतलब क्या होता है, गूढ़। क्या होता है, गूढ़, जटिल, गुप्त। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट, एक्ट्यूज यानी कि गूढ़। तो ये तो सिनोनिम हो गया इसलिए भी एलिमिनेट। एक्सप्लिसिट यानी कि
स्पष्ट, सीक्रेट यानी कि गुप्त। राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। एक चीज जो है आपका गुप्त है यानी कि छिपा कर आप रखे हुए हैं, और एक चीज जो आपके सामने एकदम स्पष्ट है। तो राइट आंसर आपका एंटोनिम के रूप में ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिवियल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण नहीं होना, यानी कि जो अमहत्वपूर्ण है, महत्वहीन है। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। छिछला यानी कि महत्वहीन होना, ये सिनोनिम हो गया आपका, छिछला और महत्वहीन होना। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम है। चूंकि हम यहाँ पे एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आप अर्थ सारे वर्ड्स का याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। इमेच्योर यानी कि जो है अपरिपक्व हो। ठीक है, यानी कि जो अविकसित हो। रेकलेस यानी कि लापरवाह, ये वर्ड बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, रेकलेस। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस लेसन का या फिर प्रीवियस लेसन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दो एमबीटीएस एकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर लेसन्स को जो है पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको आईबी के लिए करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक, फिर आपको OWS पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है। आईपी आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है, तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स और OWS कर रहे हैं। आईपी आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन करें, विजिट करें, और यूजफुल लगे तो ज्वाइन करें। अब पहले मत कर लीजिएगा, ठीक है, विजिट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा जो अंडरलाइन सेक्शन है वो कौन सा स्पीच है। क्वेश्चन 14, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो कल जो था ये वेरी वर्ड आपके सामने अंडरलाइन था। ठीक है, तो वेरी क्या था आपके लिए? एक एडवर्ब था, क्योंकि ये अधिक जानकारी देता है। एडवर्ब जो है इसके चीज के बारे में अधिक जानकारी देता है। तो हम लोगों ने कल से क्या सीखा था? द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि फ्लावर सुंदर तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो अधिक जानकारी दे रहा था फ्लावर के बारे में, इसलिए हम लोगों ने कल एडवर्ब चुन लिया था इसका राइट आंसर। लेकिन आज यही सेंटेंस के में जो है आपका ब्यूटीफुल जो है अंडरलाइन सेक्शन है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो फ्लावर है वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो आपके सामने ये वर्ड है सुंदर, आज ये अंडरलाइन है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, एलिमिनेट। प्रीपोजिशन आप सभी जानते हैं। एडवर्ब हमारा ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि वेरी है आपका एडवर्ब, इसलिए एलिमिनेट। एडजेक्टिव यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब एडजेक्टिव का हम लोग यहाँ पर जो है ये इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो एडजेक्टिव जो क्या करता है वो डिस्क्राइब्स द नाउन। एडजेक्टिव का काम है कि वो जो है डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को। तो यहाँ पर जो आपका नाउन है वो है फ्लावर, और वो डिस्क्राइब कर रहा है इसके बारे में कि ये ब्यूटीफुल है। ठीक, जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है। ठीक, तो फ्लावर ब्यूटीफुल है यानी कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्लावर कैसा है? तो सुंदर है। ठीक, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो जहां पर डिस्क्राइब करने के नाउन को डिस्क्राइब करे उसको आप एडजेक्टिव के साथ जाएं, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगर यहाँ पर पूछे कि बहुत सुंदर है, तो इसमें बहुत कौन सा वर्ड है? तो ये आपका एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। लेकिन पूछा कि फ्लावर जो है वो सुंदर है, तो सुंदर इसमें क्या है? तो सुंदर है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फ्लावर है वो सुंदर है, तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव का रूल क्या हो गया कि वो उसको डिस्क्राइब करता है, किसको? नाउन को। ठीक है, और अधिक जानकारी कौन देता है? एडवर्ब। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, द एंड्स फाउट द वास्प। ऑप्शन है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो फाउट जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है वही आपको बताना है। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब वो क्या लेता है? वो एक्सेप्ट करता है वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट और यहाँ पे आपका अंडरलाइन सेक्शन है, यानी कि आपका वर्ब कौन सा ये पहचानना है, और इसके बाद अगर एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट ले तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ना एक से अधिक कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि साथ में ऑब्जेक्ट हो, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि साथ में ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसलिए जो है हम जाएंगे ऑप्शन बी, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है वो है आपका दिस। तो देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर देखिए प्रोनाउन वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो आप जाइए ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये जो है क्या करते हैं कि दे टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, यानी कि ये जो है ऑलरेडी मेंशन किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस सेंटेंस को पढ़िए कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, यानी कि यह लड़का जो है रमेश से
क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बताया गया है, ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है इस लड़के के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, दिस, दैट, दीज और दो जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं। फुलफिल, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है। फुलफिल का जो करेक्ट स्पेल होता है वो होता है FULFIL। फुलफिल मतलब होता है पूरा होना, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चूंकि यहाँ पर डबल एल है इसलिए आपको यहाँ पर एरर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर करना। स्किलफुल यानी कि कुशल। शेमफुल यानी कि शर्मनाक। ये सारे करेक्ट स्पेल्ड हैं। यहाँ पे आज हमें क्या चुनना है, इनकरेक्ट। तो फुलफिल का FULFIL होता है, ना कि डबल एल। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पर कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम और सिडोनिम। चूंकि यहाँ पर होना चाहिए इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इन जोड़ना हम भूल गए हैं शायद, ठीक। क्योंकि एंटोनिम का आपका यहाँ करेक्ट स्पेल्ड इसका मतलब होता है विपरीत। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। होमोनिम यानी कि ये होमोनिम मतलब आपका क्या हो गया, होमोनिम मतलब हो गया आपका इसका मतलब होता है समनाम, ठीक है, समनाम, हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा यानी कि इनकरेक्ट जो स्पेल्ड है वो है आपका सुडोनिम। सुडोनिम का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है PSEUDONYM। PSEUDONYM सुडोनिम, इसका मतलब होता है उपनाम, ठीक है, उपनाम। तो यहाँ पर SEU होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, यहाँ पे इनकरेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। ये आपका सही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को ही चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन है कोहेरेंट। कोहेरेंट का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है COHERENT। कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत या फिर सुस्पष्ट। ये SSC में पूछे गए वर्ड्स हैं, प्लीज इन्हें ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। कोहेरेंट, COHERENT, ठीक, कोहेरेंट। उसके बाद है आपका एडवाइजेबल, ADVISABLE। एडवाइजेबल मतलब होता है उचित। सी की जगह आप एस को यूज करिए। टुमारो, TOMORROW, यहाँ पर डबल एम नहीं सिंगल एम होगा। टुमारो यानी कि आने वाला कल। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका कमेंडेशन। इसका मतलब होता है प्रशंसा। COMMENDATION, कमेंडेशन। DATION, कमेंडेशन यानी कि प्रशंसा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसे करेंट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से सब्जेक्ट को एक चूज करेंगे। आखिर बात किस पर हो रहा है, मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक। अब 4 सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक हाईलाइट जो है इंडिया के बारे में बात हो रहा है। तो आपको ये कब समझ में आएगा कि यहाँ पर बात हो रहा है तो इंडिया के बारे में ही बात हो रहा है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि यही बात है कि आपको सब्जेक्ट निकालना, आखिर बात किस पर हो रहा है, आप इसे सबसे पहले समझिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो बात होगा लैंग्वेज सीखने के बारे में, ठीक है, लैंग्वेज सीखने के बारे में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो, यानी कि असंभव है यह जानना कि ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेजेस, यानी किसी भाषा के सभी रूल्स को जानना असंभव है, ठीक। उसके बाद है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब। भाषा को सीखना पूरे जीवन का मतलब कि बहुत ही लंबा समय इसमें देना हमें पड़ता है, ठीक। उसके बाद है कि इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस। यह जो है हमारा समय भी लेता है और हमारा धैर्य भी लेता है। एडवर्टाइजमेंट्स दैट क्लेम टू टीच अ लैंग्वेज इन 60 days आर लाइज, यानी कि ये जो प्रचार करते हैं कि हम 60 दिन में आपको ये लैंग्वेज सिखा देंगे, वो सारे झूठे वादे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा वो हो जाएगा PSQR, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अरेंज करिए। तो ये है सेट नंबर 3 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेसन इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। और आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, द MPTS अकेडमी, आप वहाँ पर जाकर PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग साथ में जो है MB पब्लिकेशन, जो SSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सारे उसमें दिया जाता है, तो MB पब्लिकेशन का भी हम लोग साथ साथ में सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप आप उन्हें भी फॉलो कर रहे होंगे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।